तो आज तक में एंकर बनने के लिए किससे बात की जाए, तो नाम पता चला कि राणा यशवंत हैं, उनसे संपर्क किया जाए। तो फ़ोन किया मैंने, तो लैंडलाइन पे मैंने, राणा जी से बात करा दीजिए, मैं सहारा से अनुराग बोल रहा हूँ। राणा जी आए, जैसे आज सौम्यता के साथ ये बात करते हैं वैसे ही उनका तेवर तब भी था। मैंने कहा सर मैं अनुराग बोल रहा हूँ। बोलो अनुराग। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे किसी ने आपका नंबर दिया है। तो बोले ठीक है मैं तुम्हारा ऑडिशन करवाता हूँ। उस समय सर सोना झा हुआ करती थी कोई। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, सब कुछ ठीक रहा, पर पता नहीं हो नहीं पाया या नियति को मंजूर होगा कि मुझे स्टार न्यूज़ जाना था। लेकिन सबसे पहले राणा यशवंत नाम तब सुना, और फिर 2012 में सौभाग्य हुआ कि राणा जी मैनेजिंग एडिटर थे और एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया थे, और साथ काम करने का सौभाग्य मिला। लेकिन तब मुझे ही नहीं पता था कि आप और दीपक जी मिलकर मुझे अनुराग मुस्कान की जगह अनुराग शैतान कहते हैं। संकेत जी ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं सर। आपने शैतानों के साथ भी काम किया है, और अब जो जेनजी जनरेशन आ रही है वो रियल मायनों में शैतान है। अब तक के आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे अपना सवाल अपने विचारों के साथ रखिएगा इसका जवाब। कहा यह जाता है कि मीडिया को पुराने संपादकों ने खराब किया, यानी आपसे पहले की भी जो पीढ़ी थी, एसपी सिंह साहब के बाद की और आपके बीच की पीढ़ी, या फिर आने वाले संपादक नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए वो खराब कर रहे हैं। आपका आकलन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या कहता है? बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए राणा यशवंत जी का। आप सबों को मेरा नमस्कार। जब घर से चला तो 1:15 पहुंचना था कि यहाँ 1:15 मेरा शो है, सेशन है, लेकिन 1.5 घंटे लग गए मुझे ड्राइव करते करते, और 1.5 घंटे बैठ करके सुनते सुनते। सुनना बड़ा ज़रूरी है, आजकल सबसे बड़ा संकट नहीं सुनने का, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो बरसात बहुत है और इतनी है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और किसी ने कहा कि आंखों को बरसात देखे हुए अरसा हो गया। इतने कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम हैं, इतनी डाइकोटॉमी में हैं, इतनी बाइनरी के साथ हैं कि हम अपने ही जरिए किए गए सवाल के लिए खुद जवाब ढूंढते हैं। हम अपने किए के लिए दलीलें ढूंढते हैं। हम मतलब हम, पूरी मीडिया इंडस्ट्री, हम पत्रकार। जैसे मैं नोट कर रहा था, विनोद जी ने कहा कि कंटेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है कि कंटेंट इज किंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर जगदीश जी थे तो बोले क्रेडिबिलिटी चाहिए, पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रेडिबल फेस हों। अभी संकेत कह रहे थे कि ओपिनियन एब्सोल्यूट हो गया है, फैक्ट जो है वो पीछे चला गया है। अब ये सारी बातें आप एक बार रखिए, क्योंकि कल बात कर रहे हैं तो लाजमी है कि हम उस मुद्दे पर बात करें जो पत्रकारों के लिए बड़ा संकट है, और जिससे मुझे लगता है कि हम लगातार भाग रहे हैं, कोई ऐसा गलियारा ढूंढ रहे हैं जिसका सामना हमको ना करना पड़े। मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट जंतर मंतर इस बार का है। इस जंतर मंतर को लेकर के लोगों ने कहा जेंजी का है, और ये इंस्टाग्राम के जरिए लोगों ने एक दूसरे के बारे में जाना, इस प्रोटेस्ट के बारे में जाना, और आखिरकार वो प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर था कि प्रधानमंत्री भी पहली बार आए इंस्टाग्राम पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वाजिब सवाल को लेकर के एक प्लेटफॉर्म में 2023 से बतौर पत्रकार इस मामले को उठाता रहा कि एनटीए एक निकम्मा संस्था है। एनटीए के जरिए होने वाले जितने भी इम्तिहान हैं, और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, क्या 25 लोगों की जमात उस सारे इम्तिहान को करा लेगी? जितने लोग हैं एडहॉक पर हैं। तो जो असंतोष था वो धीरे धीरे आक्रोश में बदलता गया। एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के जरिए सारे बच्चे आगे, और उन्होंने कहा कि आंदोलन होना चाहिए। इस आंदोलन का क्रेडिट अगर आप कॉकरोच पार्टी को देना चाहते हैं, ये ओपिनियन, या हो सकता है कि ये बहस का मामला है, लेकिन सवाल बहुत लाजमी है। वो आंदोलन ज़रूरी था, लेकिन जब आप उस आंदोलन को देखते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे भी संकेत ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मानता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में मानता हूँ
कि जो अखबार हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। अगर वो नहीं होते तो जिन मीडिया को, जिन लोगों को आप जंतर मंतर पर आने नहीं देना चाहते हैं, या जिनको देख करके ही आप आग बबूला हो जाते हैं, उनको घेर करके पीटना शुरू करते हैं, आपका प्रवक्ता जाकर के उन चैनलों पर बैठता है। तो उनकी अपनी अहमियत है और आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हम दरअसल जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं वहाँ उसको सबसे बेहतर मजबूत मान करके पीछे वाले को रद्द कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनना बहुत ज़रूरी है। यह जो प्रोटेस्ट था, इसको आप 2011 से देखिए। 2011 का अंधा आंदोलन पहली बार हिंदुस्तान के भीतर सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट एक था जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचा, लेकिन वहाँ जो ताकत थी वो थी मेन स्ट्रीम मीडिया की। चैनलों ने वहाँ अपने स्टूडियोज़ लगाए, रिपोर्टर्स लगातार बने रहे। पूरे हिंदुस्तान के भीतर जो खदबदाहट हमने देखी और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के कारण हुई। और 2026 में वहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया भाग रहा है। कारण क्या है? मैं जहाँ चर्चा है उससे आगे निकलना चाहता हूँ। कोई ऐसा मुद्दा हो जिसका अपना एजेंडा पॉलिटिकल हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा हो, वो चुनाव जीतना है, उसको एक राज्य के भीतर अपनी सत्ता ले आनी है, उसकी खातिर उसका आंदोलन है, उसका प्रोटेस्ट है, उसका प्रदर्शन है, उसकी यात्रा है, मुझे समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो देश के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हर आदमी सही मान रहा है, जिसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारों ने, चैनलों ने खूब आवाज बुलंद की, बेइंतहा शोज किए, और उस मुद्दे पर अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो वहां मेन स्ट्रीम मीडिया को घेरा जाता है। इसका कारण क्या है? आप मेरी बात समझिएगा। जिस सवाल को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया खुद ही बहस कर रहा है, खुद ही वो टकरा रहा है, लंबी लंबी चर्चाएं कर रहा है, उसको वहां खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। पूछा जाता है कि आप किधर के हैं। मैंने कहा कि एक बाइनरी, एक डाइकोटॉमी है, आप यहां हैं या यहां हैं। इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी सवाल हैं, जो आम लोगों के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के भी अगर आप मैदान में उतरते हैं तो आपकी पहले से एक पहचान बनी हुई है, और आपकी पहचान के मुताबिक आपके विरोधियों के लिए बहुत आसान है कि आपको हाशिए पर डाल दें कि नहीं नहीं ये तो खतरनाक लोग हैं, जबकि सवाल उसका भी नहीं है जो हम मैदान में खड़ा है, उस सवाल के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मीडिया के साथ एक अलग तरह का खेल कर रही हैं। जब रात में 12 बजे के आसपास मुझे लोगों ने जंतर मंतर पर घेरा, तो इसलिए घेरा कि मैं शायद गोदी मीडिया हूं। उन्होंने कहा कि आप यह कहिए कि आप गोदी मीडिया नहीं हैं, और मैं ये कहता रहा कि मैं पत्रकार हूं, क्या आपके लिए इतना काफ़ी नहीं है? लेकिन जिन लोगों से मैं घिरा हुआ था, उस पेड़ के साए में और रोशनी से दूर जाकर के कोने में, उस भीड़ के बीच में भी उन लोगों को देख करके मुझे यकीन था कि इन लोगों का पढ़ने लिखने से कोई रिश्ता नहीं है। ये जाहिल, उज्जड, गंवार, अवाली, बवाली, मवाली किस्म के लोग हैं, लेकिन ये किसी वजह से यहाँ रखे गए हैं। और जो लोग भी वहाँ गए उनको इस बात का एहसास होगा कि वहाँ एक बड़ी आबादी, बड़ी जमात इसलिए थी कि उसको इस भीड़ को बनाए रखना था, और यहाँ जो भी वैसे लोग हैं जिनको उस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज पसंद नहीं करती हैं, उनको आप दूर रखो। उनका काम होता। वो जो बच्चे थे उनका कोई सरोकार नहीं था। मेरे सामने एक बच्चे ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? क्या 80% बैनर, होर्डिंग, पोस्टर जो हैं वो आप एंट्रेंस जहां है वहां से मंच तक जाते हैं, गालियों से भरा हुआ है। ऐसी गालियां जिनको आप कभी दे नहीं पाएंगे, जो सुन नहीं सकते हैं। नीचे प्रधानमंत्री की फोटो बना करके उसके साथ जो हरकत की जा रही है, आप उसको मानते हो कि स्टूडेंट्स हैं क्या? यानी कि बहुत जरूरी वाजिब मुद्दों के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज की घुसपैठ ऐसी होती है कि वो आपको रद्द कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को वहां बोलने की गुंजाइश दी जा रही है, वहां जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी वाहवाही लूटने के लिए और अपने आप को वहां के लोगों के कंधों पर खड़ा होकर के उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए आप उन तमाम गुनाहों पर पर्दा डालते हैं जो वहां हो रहे हैं। बच्चों की लड़ाई है, वहां 35% 40% जो बच्चे हैं वाजिब हैं, देख के लगता है एक वाजिब मुद्दा है। लेकिन वो जो गालियां हैं
वो बैनर है, वो पोस्टर है, वो जो हरकतें हैं, आप उन पर चुप रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे गलत हो रहा है, और फिर कहेंगे पत्रकार हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी, जिस मीडिया को, जिस घराने को आप कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अपने दायरे में, अपनी कंपनी के भीतर 10 तरह के दबावों का शिकार है, तो बाहर रहने वाले लोग भी एल्गोरिदम का शिकार हैं। आपका संपादक आपका एल्गोरिदम है, जो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, वो मिस्टर इंडिया संपादक है। और कहते हैं कि आप उस एल्गोरिदम को नहीं पहचानते हैं। यह दबाव मेनस्ट्रीम मीडिया के भीतर भी है। जो लोग अपने ऑफिस के भीतर काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि डिजिटल पे मेरा चले, तो डिजिटल पर चले, तो डिजिटल पर चले कैसे चलेगा? एल्गोरिदम आपका तय करेगा। एल्गोरिदम कैसे तय करेगा? आपकी एक पर्सनालिटी होगी, वो कहेगा तुम इधर हो कि उधर हो। वो बिल्कुल बाइनरी में चल रहा है, वो डाइकोटॉमी चल रहा है। अगर आप आज इधर हैं, आज इधर हैं, आप इधर हैं, इधर हैं, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, अपनी समझ से बोल रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं, जो सही है उसको सही कर रहे हैं, कल जो सही है वो गलत है तो गलत कह रहे हैं, आप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप सही गलत चल रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को भी खारिज करता हूं, नहीं मानता हूं कि ओपिनियन जो है वो एब्सोल्यूट हो गया। ओपिनियन नहीं, आपको उस ओपिनियन को तैयार करना है, इसलिए आप उसके मुताबिक फैक्ट तय करेंगे। आप अपने लिए फैक्ट ढूंढते हैं कि मुझे मेरी बात जो कहनी है, मेरा जो एल्गोरिदम है वो मुझको जिस तरीके से जानता है उसके मुताबिक मैं फैक्ट लूं और उसको जोड़ करके मैं अपने आप को सही साबित करूं। इसलिए मैंने कहा कि गुनाह करने के बाद भी हर आदमी रात में जाकर के अपने ही सवालों के सामने अपने जवाब ढूंढता है, अपनी दलीलें तय करता है। यह हर पत्रकार के साथ है। और जब आप कहते हैं कि सच सही, सच के साथ चलना चाहिए, कौन सा सच? वो आदमी जो सामने खड़ा होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कह रहा है, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एंकर है? दोनों पत्रकार हैं और दोनों दो सिरे पर हैं, तो सच क्या है? सवाल यह है कि पूरी मीडिया, पूरी पत्रकार बिरादरी जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कमर्शियल कंपल्शंस हैं उनके भीतर वो दबा हुआ है। और जब कभी भी कोई आदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, आप समझिए कि अगर 52-53 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर हैं और 30-32 करोड़ उनमें से 29 साल के नीचे के हैं, जेनजी, ये जेनजी जो है, यानी कि जब इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, गूगल आ गया, इस तरह की दुनिया के भीतर जो जमात या जो पीढ़ी पैदा हुई, पली बड़ी है, वो जेनजी हमारी है। लेकिन वो जो गालीबाज है, वो जो निहायत बदतमीज है, पुअर है, अश्लील है, उसको हम जेनजी कैसे मानते हैं? एक कॉम्पिटेंट बच्चा है, सामने से दिखता है यार, द मोमेंट ही स्टार्ट स्पीकिंग यू कम टू अंडरस्टैंड दैट ही इज ए जेन्युइन काइंड ऑफ कैंडिडेट। उसको दुनिया का पता है, जितने एक ग्लोबल एक्सपोजर उसके पास है, और वो दुनिया देख रहा है, समझ रहा है। एक आप समझो कि एक मेरी बेटी है, कोरिया का एक बैंड है, और वो बैंड दुनिया का सबसे पॉपुलर बैंड है, जिसके चलते भारत में 2-3 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो उनके लिए मर रही थी। तो मैंने कहा क्या है? तो बोला कि पापा जानते नहीं क्या आप, क्या बात करते हो यार? यानी कि दुनिया में जो चीजें जहां जहां हो रही हैं, ये सारी चीजें वो जानते हैं, वो टेक्नो सेवी हैं, वो सोशल मीडिया के साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिंदुस्तान के समाज और परंपरा को रद्द कर दें कि नई जमात है, ये नई सोच की है, ये नए मिजाज की है। तो आपकी जितनी भी चीजें हैं, जो पर्देदारियां हैं, जो सामाजिकता आपकी जो अपनी पहचान है, उन सभी को आप दरकिनार करेंगे, रद्द करेंगे, क्योंकि ये तो नई जमात है, नए तरीके से सोचती है, नए मिजाज से सोचती है। और अगर आप उस पर सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप सवाल करते ही आपका एल्गोरिदम कहता है अच्छा तुम उस साइड के हो, आपके व्यूज गिर जाएंगे, आपका पैसा कम हो जाएगा। तो ये सारा फरेब है। हम दरअसल फरेब के जंगल के भीतर से गुजर रहे हैं और हम अपने आप को सही मान रहे हैं। हम अपना एल्गोरिदम, हम अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, रिटेंशन बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए एक अलग तरह के खांचे में हैं हम। ये मैं मानता ही नहीं हूं कि वैसे लोग जो अलग अलग मीडिया घरानों के भीतर हैं, पत्रकार, वो तो गुलामी कर रहे हैं।
और आप बाहर डिजिटल प्लेटफॉर्म के हैं तो आप आजाद पत्रकार हैं, आप देश का भला कर रहे हैं। आपने कभी जिस लकीर पर बोलना शुरू किया है उससे पलट करके ठीक उलट जा करके 10 दिन काम करके दिखाओ आप। क्या आपके पास उस तरह का सवाल नहीं है? वैसे कंटेंट नहीं है? हिंदुस्तान पूरी तरीके से एक रस चल रहा है, एक राह चल रहा है, सब खिलाफ 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 ही है। यानी कि आपने अपना जो सांचा तैयार किया या आपके लिए जो सांचा का एल्गोरिदम तैयार कर चुका है उससे बाहर आपके आने की स्थिति नहीं बन रही है। तो अनुराग ने जो कहा मैं कुछ और भटक गया हूं, कुछ कह रहे थे आप। तो ये जो मीडिया की बड़ी सच्चाई है, इस सच्चाई को इसलिए मैंने कहा विनोद जी के लिए कि कंटेंट क्या है, कौन सा कंटेंट उठाएं। एक वाजिब कंटेंट एक संपादक या एक पत्रकार या एक रिपोर्टर उठाता है तो गालियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा वाला है उसकी तारीफ होती है, उसके लिए गालियां देने वाली अलग जमात है। तो क्या इस जमात की फिक्र करेंगे या बतौर पत्रकार पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं, जिन कंटेंट को लेकर के आपको चलना चाहिए, ये तो सिखाया गया ना कि पत्रकारिता क्या है, डबल चेक करना चाहिए, चीजें कौन सी हैं जिनको आपको शामिल करना है, कौन सी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो अगर उनके आधार पर आप चलते हैं तो फिर आपको रद्द किया जाता है। कुछ चीजें मैंने लिखी थी, अब मैं कहीं और चला गया तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन जैसे तीन चीजें मैं कहता हूं, समय खत्म होगा। 2011 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ, ये समाज के बदलाव को मैं सोचता हूं, ठीक वही समय है जब अरब क्रांति, इसको स्प्रिंग रिवॉल्यूशन आप कहते हैं, वो हो रही थी। कभी आप अरब के उन तमाम देशों में जहां 30 साल 35 साल 40 साल से एक तानाशाह बैठा हुआ है, उसके खिलाफ वहां की जनता खड़ी होती है और पूरी की पूरी सत्ता बदल जाती है, वो आदमी बेदखल हो जाता है। उस क्रांति के नारे को सुनिए, वो सम्मान का है, वो एकता का है, वो स्वाभिमान का है। और उन आंदोलनों ने, उन क्रांतियों ने लंबी सत्ता, 11 देशों में सत्ता बदल गई। उस समय हमारे यहां भी आंदोलन चला अन्ना का। आप उस आंदोलन को देखिए, उसके कवरेज को देखिए। सोशल मीडिया था ना, लेकिन जैसे 2016 के बाद ब्रॉडबैंड आया, 4G एंड स्मार्टफोन, आपके आज की तारीख में 100 करोड़ लोग पर स्मार्टफोन है। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़ स्मार्टफोन है, 100 करोड़ आपके पास इंटरनेट यूजर है। स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड ने आपको बना दिया कि आप पत्रकार हैं, और भाई सड़क पे उतर गया और वो बन गया हथियार। तो सत्ता और व्यवस्था के भीतर जितने भी लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया को जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह के लोगों को पालना पोसना बढ़ाना शुरू किया। और चूंकि पैसे का धंधा है, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, आप इंस्टा पे जाइए, आप 5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास 2 लोग हफ्ते में आ जाएंगे, भैया ये जरा 1 लाख ले लीजिए और ये जरा बोल दीजिए। तो वो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट के व्यूज बढ़ाने के लिए आपने जो लाइन ली है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की लाइन है। आप बड़े पत्रकार हैं और जो लोग यहां हैं वो नहीं हैं। यहां के लोगों को भी अपने सवाल पूछना है, वहां के लोगों को सवाल पूछना है। मेरी चिंता इस बात की है कि जब आम आदमी का बुनियादी सवाल है, कल आप E20 को लेकर के जाएं, भाई एथेनॉल क्यों मिला रहे हो 20%, ये तो सबने कहा, सभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा, हर आदमी ने कहा, देश का हर आदमी परेशान है। और उस तरह के आंदोलन में आप कहो कि ये लोग तो नहीं आएंगे, इनको मारो पीटो घेरो और ये लोग आएंगे। चिंता यहां है जब वाजिब सवाल हैं, देश के बुनियादी सवालों के साथ मीडिया का हर तबका उठा रहा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है, अपनी पत्रकारिता का इम्तिहान दे रहा है, उस पर भी, उस जमीन पर भी आप कहते हैं कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। वहां खेल चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि यह पूरी पत्रकारिता आज इतना खराब दौर है कि यह नेता जो है 2 दिन का, मैं 2 मिनट और लूंगा यार, बोलने लगा। अभी एक बहुत ही उभरता हुआ नेता है, मेरे घर में बैठा, मुझे कह रहा है सर आप लोगों का ना मोरालिटी का बड़ा सवाल है,
अब बताइए कि नेता जो है, जिसकी मोरालिटी पैदा होते ही नहीं होती है, वो कहता है कि मोरालिटी का सवाल है, वो वाले अच्छे हैं, वो वाले अच्छे हैं। आज पत्रकारों का दो गुट है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से लगातार भिड़े रहते हैं, एक दूसरे की बैठकों में एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं। आप समझते हैं कि पत्रकारों की हालत क्या हो गई, मीडिया की हालत क्या हो गई है? आज ही एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था, क्या लिखा गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी एक सांचे की पहचान हो गई है, उस पहचान को बनाए रखने में आपकी भलाई है फाइनेंशियल। वैसे ही टेलीविजन चैनलों के साथ है, उनके ऊपर कमर्शियल प्रेशर्स है। अब बीबीसी नहीं हो सकता हिंदुस्तान का कोई भी चैनल, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, हम एडवर्टाइजमेंट बेस्ड हैं, हमको विज्ञापन चाहिए, उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए। उनके पास ये आज़ादी है कि वो कह सकते हैं, हमारे पास बाजार का दबाव है, उसको हमको लेके चलना है। किसी संपादक से बात करिए आप, उन तमाम दबावों के बाद भी और कई तरह की प्रतिबद्धताओं के बावजूद, कई तरह की कंपल्शंस के बावजूद, वो अपनी पत्रकारिता को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, चाहे जिस न्यूज रूम में हो। लेकिन मीडिया इधर है या उधर है, सवालों में सब हैं। सबको अपने को आईने के सामने खड़ा होकर के अपनी असली सूरत पहचानने की जरूरत है। संकट बड़ा है और आने वाले समय में ये ब्लॉकचेन है, ये डार्क वेव है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं और इनके खतरों को नहीं जानते हैं तो संकट और बड़ा होगा। और चलते चलते मैं जरूर कहता हूं कि हथियार जब बदलते हैं, एक सैनिक कल 303 चला रहा था, आज वो दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस्ड आर्म्स हथियार चला रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी जानता है। डॉक्टर जो है वो रोबोटिक सर्जरी कर रहा है, पत्रकार अपने आप को क्यों नहीं इंप्रोवाइज करेगा? ये बैठ के कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत पुराना हूं और बहुत माहिर हूं, मैंने ऐसा किया वैसा किया, पुरानी कहानी से नहीं चलेगा। हमको अपने पेशे की जरूरतों को समझना पड़ेगा। जो औजार हमारे लिए नए तैयार हो रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, उनके साथ अपने आप को जोड़ना होगा, उस स्किल को सीखना होगा। और ये लड़ाई जो हमारे सामने है कि हम वाकई पत्रकार हैं क्या, ये हम सब जानते हैं, हम सब खुद से सवाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां लोगों का सवाल है, इस देश का है, समाज का है, वहां हम सब एक से बोलते हैं। लेकिन आम लोगों के सवालों पर होने वाले आंदोलनों और विरोधों के भीतर भी मीडिया को, पत्रकारों को दो फाड़ किया जा रहा है। ये समाज के भीतर मीडिया के खिलाफ चलने वाली एक बड़ी साजिश है, इसको पहचानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राणा यशवंत जी।